हेलो एवरीवन, इस वीडियो के माध्यम से हम यूक्लिड डिवीजन लेमा को जानेंगे। तो ये हमारे 10th क्लास का पहले चैप्टर में यूक्लिड की डिवीजन लेमा है। तो यूक्लिड की डिवीजन लेमा को अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले हमें लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस को रिकॉल करना होगा, जो कि हम बचपन में अक्सर किया करते थे। सपोज़ अगर हमें 3 से डिवाइड करना है 83 को, तो हम इसको बचपन में कैसे करते थे? तो लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस से जो करते थे, 3 2 जा 6 हो जाएगा, ये लेस हो जाता था, 2 बचता था, कैरी आउट जो नेक्स्ट नंबर नीचे आ जाता था, 3 7 जा 21, और इसके बाद इसको लेस करते थे तो यहाँ पे हमारा एक रिमाइंडर बच जाता था। इस लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस में जो नंबर्स यूज़ होते हैं इनको कुछ ना कुछ नाम दिया जाता है। तो चलो इनके नाम को हम फिर से रिकॉल कर लेते हैं। जो हमारा रिमाइंडर बचता था, यानी जो हमारा लास्ट में नंबर बचता था, इसको बेसिकली हम कहते थे रिमाइंडर। ठीक है। इसके बाद जो हमारा आंसर आता था डिवीजन के बाद, इस आंसर को हम बेसिकली कहते थे क्वेश्चन। ठीक है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्यू से कह देंगे। और जिस नंबर से हम डिवाइड करते थे, जिस भी नंबर को हम डिवाइड में यूज में लेते थे, इस नंबर को हम कहते थे डिवाइज़र। और जिस नंबर को डिवाइड किया जाता था उस नंबर को हम बोलते थे डिविडेंड। तो यहाँ से बचपन में हमारा एक रूल निकल के आता था जिसमें हम कहते थे कि डिविडेंड जो होगा वो हमेशा इक्वल होगा किसके? डिवाइज़र मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर के साथ। यानी ये एक रूल निकल के आता था कि डिविडेंड हमेशा जो है डिवाइज़र और क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर ऐड करने से डिविडेंड मिल जाएगा। बस इसी रूल को यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लेमा में थोड़ा ब्रॉड एस्पेक्ट में देखा गया है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा के हिसाब से हम कह सकते हैं, अगर हम कोई एक नंबर ले लें, कोई बेसिकली 2 नंबर हम ले लें a और b, और हम कहें यहाँ पे b से a को अगर डिवाइड किया जा रहा है तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में हमारा जो डिविडेंड होगा हम उसको ऐसे लिखेंगे कि डिविडेंड वो इक्वल होगा किसके साथ? डिवाइज़र जो कि b है, और क्वेश्चन जिसको अगर हम q ले लें, क्वेश्चन q प्लस रिमाइंडर r के साथ। यही जो है यही है यूक्लिड डिवीजन लेमा। बस यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस बता दी गई जाती हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये किसके लिए है? ये बेसिकली 2 इंटीजर्स के लिए है, जहाँ पे a एंड b जो 2 है ये इंटीजर्स होंगे, इनके लिए ये यूक्लिड डिवीजन लेमा है। अब यहाँ पे केवल कुछ खास बातें हैं जो जानने वाली हैं। जैसे कि हम यहाँ पे अगर कभी कहें कि हमारा जो रिमाइंडर होता है, अगर इसको हम थोड़ा ध्यान से देखें और अगर आपसे पूछा जाए रिमाइंडर और डिवाइज़र में क्या रिलेशन होगा, तो आप ये बोलोगे कि रिमाइंडर जो है वो डिवाइज़र से हमेशा जो है छोटा होगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि रिमाइंडर हमेशा जो है डिवाइज़र से छोटा होगा, यानी डिवाइज़र जो होगा वो बड़ा होगा, रिमाइंडर हमेशा छोटा होगा। अब रिमाइंडर कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड कर सकता है? तो रिमाइंडर हमारा 0 से बड़ा होगा, या 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन किससे छोटा होगा? डिवाइज़र से। तो यही चीज़ यूक्लिड डिवीजन लेमा में कही जाती है कि जो r की वैल्यू है वो एक्सटेंड करती है 0 से या तो इक्वल होगी या तो बड़ी होगी, लेकिन b से जो है वो छोटी होगी। ये यूक्लिड डिवीजन लेमा हमें बताती है कि r जो रिमाइंडर होगा वो 0 से बड़ा होगा या इक्वल होगा, लेकिन b जो है उससे छोटा होगा। बिल्कुल सेम चीज़ है, वही है, बस इसको अनादर वर्ड्स में लिख दिया गया है, और यही हो जाती है हमारी यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है। अब इसमें अगर एक चीज़ और अगर हम ध्यान से देखें, यानी एक बार और इसको दूसरे किसी नंबर के साथ डिवाइड करके देखें, तो जैसे अगर हमने लिखा 4 और इसको डिवाइड कर रहे हैं हम 19 के साथ, तो हमारा क्वेश्चन आ जाएगा 4 4 जा 16, रिमाइंडर हमारा बचेगा 3। अब ऐसे केस में हम इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा से अगर लिखें तो हम लिख सकते हैं 19 इक्वल टू b जो कि है 4, क्वेश्चन भी हमारा 4 है, प्लस 4 इंटू 4 प्लस रिमाइंडर हमारा 3 है। अब ये जो 3 रिमाइंडर है ये बता रहा है, ये जो 3 है ये हमेशा 0 से जो भी रिमाइंडर बचेगा इस केस में, और हमेशा जो हमारा डिवाइज़र होगा उससे ये छोटा होगा। यानी अगर हम a की वैल्यू और b की वैल्यू कुछ भी लें, उसमें जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो हमेशा b की वैल्यू से छोटा होगा। यही हमारी यूक्लिड डिवीजन लेमा कहती है। ओके।